आज हम अपने NISM इक्विटी डेरिवेटिव सेक्शन का 6 चैप्टर जो कि इंट्रोडक्शन टू ट्रेडिंग सिस्टम्स वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए 5 चैप्टर्स जो हमने डिस्कस किए ना, वो सब किसी प्लेटफॉर्म पे वर्क करते हैं, राइट। उसी चीज को बोलते हैं ट्रेडिंग सिस्टम। बेसिकली क्या हो गया, जो आप टर्मिनल देखते हो या फिर मान लीजिए बाई ऑर्डर सेल ऑर्डर जहां लगाने की बात होती है ना, वो एक पूरा एक मैकेनिज्म है। उसी मैकेनिज्म को इस चैप्टर में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए आज के डेट में ये पिट सिस्टम और ये सब क्या मतलब, पहले पिट सिस्टम क्या होता था कि एक रिंग रहता था। रिंग इन द सेंस एक ओपन ट्रेडिंग फ्लोर होता था जिसमें लोग बिड आस्क करते थे। कोई बोलता था देंगे, कोई बोलता था लेंगे। स्कैम 1992 मूवी में आपने जो सिस्टम देखा है उसको ही पिट सिस्टम बोलते थे। हाउएवर आज के डेट में पूरा मार्केट सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे ही चलता है। पिट सिस्टम वाले सब चीजें बंद हो चुकी हैं। शेयर्स भी आज के डेट में ऑलमोस्ट 75 to 80% डीमेटलाइज हो चुके हैं। माने कि सब आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। ठीक है। अब हम लोग चूंकि इक्विटी डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, तो इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स ऑप्शन, स्टॉक फ्यूचर, स्टॉक ऑप्शन, ये सब जो जो प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करते हैं, वो प्लेटफॉर्म किसको प्रोवाइड किया जाता है? पहले तो एक्सचेंजेस के पास ये प्लेटफॉर्म्स है। एक्सचेंजेस मान लीजिए जैसे अगर इक्विटी डेरिवेटिव की बात करते हैं तो वो NISM सॉरी वो आपका NSE के पास है। ठीक है। तो NSE किसको प्रोवाइड करता है? वो प्रोवाइड करता है जो भी उसके मेंबर्स होते हैं उसको, एंड मेंबर्स अपने सब ब्रोकर्स को और अपने ऑथराइज पर्सन वगैरह को वो लोग प्रोवाइड करते हैं। अब किस तरह के लोग होते हैं सिस्टम में, मतलब मेंबर्स NSE के जो हैं वो कैसे मेंबर्स होते हैं? एक नॉर्मल ट्रेडिंग मेंबर, ट्रेडिंग मेंबर क्या हो गया, उसको सिर्फ राइट है कि वो क्लाइंट्स ले सकते हैं एंड क्लाइंट्स उसमें बाई और सेल करेंगे। ठीक है। तो मान लीजिए मैं किसी एक ट्रेडिंग मेंबर का क्लाइंट हूं, तो मैंने मान लीजिए 100 शेयर बाई किया एंड किसी दूसरे ने 100 शेयर सेल किया रिलायंस का, मैंने बाई किया 100 शेयर रिलायंस का। ठीक है। तो अब इस ब्रोकर को जो भी इसका क्लियरिंग मेंबर रहेगा उसको दोनों के पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है। तो जो बायर है उसका पैसा उसको देना पड़ेगा एंड सेलर का भी शेयर उसको डिपॉजिट करना पड़ेगा, तब उसको मार्जिन मिलेगा। दूसरा होता है ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर, बट ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर के पहले मैं सेल्फ क्लियरिंग मेंबर बता देता हूँ। तो जैसे अभी जो हमने एग्जांपल दिया कि दो आदमी है, एक ने रिलायंस 100 शेयर बाई किया, एक ने सेल किया। ठीक है। सेल्फ क्लियरिंग मेंबर क्या करेगा? सेल्फ क्लियरिंग मेंबर नेट ऑब्लिगेशन पे करता है। मान लीजिए मैंने 100 शेयर खरीदा, किसी ने 100 शेयर बेचा, उसी का क्लाइंट है, तो उसको नेट में एक्सचेंज को कुछ नहीं देना है। खाली जो डिफरेंस प्राइस का जो पैसा होगा ना, वो या तो उसको देना पड़ेगा एक्सचेंज से या लेना पड़ेगा। यानी कि शेयर्स का ट्रांसफर उसको खुद करना है। जो नेट डिफरेंस होगा खाली उतना ही उसको पे करना है। ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने 100 रिलायंस का शेयर खरीदा एंड उसके पास किसी ने 80 शेयर ही बेचे हैं, तो वो जो 20 का डिफरेंस है वो उसको एक्सचेंज देगा। वो एक्सचेंज मैं पैसे दूंगा और वो शेयर वो एक्सचेंज उसको देगा। बेसिकली डीपी में आएगा मेरे शेयर। ठीक है। एंड जिसने 80 बेचा है उसके डीपी से निकल जाएगा। तो नेट नेट कितने का डिफरेंस उसको देखना पड़ेगा? 20 का डिफरेंस देखना पड़ेगा। तो ट्रेडिंग मेंबर और सेल्फ क्लियरिंग मेंबर में यही अंडरलाइंग डिफरेंस है। ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर क्या हो गया? ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर ये हो गया कि उसके पास ट्रेडिंग खुद के करने की तो फीचर है ही, सेल्फ क्लियरिंग करने की भी फीचर है। एंड कोई दूसरा ट्रेडिंग मेंबर आता है जिसके पास क्लियरिंग राइट नहीं है, वो आके बोलता है भाई तू मेरी क्लियरिंग कर दे, तो वो क्लियरिंग फीचर देने का इसके पास राइट है। ठीक है। तो ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर क्या क्या कर सकता है? ट्रेडिंग भी कर सकता है, क्लियरिंग भी कर सकता है, दूसरे किसी दूसरे के बिहाफ में भी क्लियरिंग कर सकता है। ठीक है। उसके बाद आए प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर। प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर क्या करते हैं? वो ट्रेडिंग वगैरह से उनका कोई लेना देना नहीं है, उनको ट्रेडिंग वगैरह से मतलब भी नहीं है, वो सिर्फ क्लियरिंग एक्टिविटीज अंडरटेक करते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर। उसके बाद होते हैं पार्टिसिपेंट्स। पार्टिसिपेंट्स क्या होते हैं? देखिए यहाँ पे ये लोगों ने डिटेल में अपना समझाया है। ठीक है। पार्टिसिपेंट्स में यहाँ पे इन लोगों ने दिया है ऑथराइज पर्सन। जैसा मैंने बताया आपको कि जो ये ट्रेडिंग मेंबर है, ट्रेडिंग मेंबर अपने ऑथराइज पर्सन बनाता है। यानी कि पहले जिसको सब ब्रोकरशिप बोलते थे, कि मान लीजिए मैं तो गाँव गाँव अपना ऑफिस नहीं खोल सकता हूँ, तो मैं उस लोकल एरिया में किसी को पकड़ता हूँ कि जो भाई मेरा वहां पे बिजनेस डेवलपमेंट कर सके। तो बेसिकली ऑथराइज पर्सन वो पर्सन है जो बिजनेस डेवलपमेंट के लिए हेल्प करता है ब्रोकर को, सो दैट नेटवर्क थोड़ा सा वाइड होता रहे। ठीक है। और हर एक्सचेंज का अपना ऑथराइज पर्सन देने का क्राइटेरिया है।
ठीक है, किसी को भी ऐसे ही नहीं बना दिया जाता है, कुछ कुछ चीजें ग्राउंड चेक वगैरह होती भी हैं। एंड जो मेंबर दे रहा है, जो ट्रेडिंग मेंबर उसको दे रहा होगा अपना ऑथराइज पर्सन से, वो लोग भी कुछ डिपॉजिट अमाउंट, कुछ डिपॉजिट रिक्वायरमेंट्स वगैरह ऐसा रखते हैं, सो दैट वो डिपॉजिट्स लें एंड तभी उसको करने दें, क्योंकि अगर कल वो कुछ फ्रॉड करके भाग गया तब। ठीक है, अब टाइमिंग क्या है डेरिवेटिव सेक्शन की, देखिए इक्विटी डेरिवेटिव की टाइमिंग है 9:15 टू 3:30 PM। ठीक है, आपका करेंसी डेरिवेटिव का क्या है 9 to 5। कमोडिटी डेरिवेटिव का क्या है 9 to 11:30 एंड 11:55 विंटर्स में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब एक्सचेंजेस को परमिशन ऑलरेडी दी हुई है 9 AM टू 11:55 PM तक ट्रेडिंग आवर सेट करने के लिए, लेकिन इक्विटी वालों ने अपना टाइमिंग यही सेट करके रखा है। गोइंग फॉरवर्ड हो सकता है कि वो सेकंड शिफ्ट में भी एटलीस्ट इंडेक्स की ट्रेडिंग, निफ्टी बैंक निफ्टी वगैरह की ट्रेडिंग वो चालू कर दे। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी है। अब कॉर्पोरेट हायरार्की देखिए ये इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन कॉर्पोरेट हायरार्की में कॉर्पोरेट मैनेजर, ब्रांच मैनेजर एंड डीलर। डीलर क्या होता है, जो लास्ट पर्सन जिसके पास टर्मिनल का एक्सेस होता है, जो ऑर्डर्स प्लेस कर सकता है। ठीक है, आज के जमाने में तो मान लीजिए आप ऐप से करते हो, तो ऐप से जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो वो जाता है एक टर्मिनल पे, वो टर्मिनल एक्सचेंज में ऑर्डर फ्लो करता है। ठीक है, बट आज भी तो लोग फोन लगा के ऑर्डर करते हैं, ऑफिस में बैठ के ऑर्डर्स करते हैं। वो जो ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं उसको बोलते हैं डीलर। ब्रांच मैनेजर क्या होगा, एक ब्रांच मैनेजर के अंडर मल्टीपल डीलर्स हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 3 डीलर हो सकते हैं, 4 डीलर हो सकते हैं। मान लीजिए जेरोधा है, ठीक है, उसका तो सारा चीज ऐप बेस्ड है। बट मान लीजिए एंजल ब्रोकिंग है, उसका मान लीजिए उसके बॉम्बे में मेन ऑफिस है। ठीक है, फिर उसका ब्रांच ऑफिस एक कैलकाटा में है, उस ब्रांच ऑफिस में भी उसके 8-10 डीलर हो सकते हैं। तो इस तरीके से हायरार्की रहा। एंड कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर क्या हो गया, जो टॉप पे बैठा हुआ है, जो एचओ में बैठा हुआ है बेसिकली, वो हो गया कॉर्पोरेट। ठीक है, क्लाइंट ब्रोकर रिलेशनशिप, कोई भी रिलेशनशिप एग्जीक्यूट करने के लिए क्लाइंट ब्रोकर का केवाईसी फॉर्म एग्जीक्यूट करना पड़ता है, केवाईसी फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। केवाईसी फॉर्म्स में सारे डिटेल्स दिए रहते हैं क्लाइंट्स को, उसका राइट्स, ऑब्लिगेशन, रिस्क, रिवॉर्ड सब लिखा रहता है। बट क्लाइंट्स क्या पढ़ते नहीं है, आंख बंद करके साइन कर देते हैं। जब उसमें आपको क्लाइंट्स को बताया रहता है कब उसको पैसे देने हैं, कब लेने हैं, कब पैसा स्क्वायर ऑफ हो सकता है, कितने दिन में उसको पैसे मिल जाने चाहिए, नहीं मिलता है तो क्या दिक्कत है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट मिलेगा, ईमेल मिलेगा, ये सब चीज क्लाइंट्स को बताई जाती है। बट क्लाइंट्स उसको नहीं पढ़ते हैं। आप भी अगर क्लाइंट बनेंगे तो पढ़िएगा जरूर ये सब चीजों को। ठीक है, अब हाँ, अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे। ठीक है, ऑर्डर टाइप्स एंड कंडीशंस, किस तरह के ऑर्डर्स लग सकते हैं। एक टाइम कंडीशन होता है कि मान लीजिए मैंने अभी बाई ऑर्डर लगाया एंड मैंने कर दिया इमीडिएट। ठीक है, इमीडिएट मतलब क्या हो गया कि अभी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए और एल्स कैंसिल हो जाए। ठीक है, और एक होता है वैलिड फॉर डे। वैलिड फॉर डे मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए मैंने अभी लगा दिया ऑर्डर 9:15 को, वो प्राइस अगर 8 बजे भी आ जाए शाम को, या मान लीजिए मार्केट खुला हुआ है 3:30 तक, तो 3 बजे भी आए तो वो ऑर्डर हिट हो जाएगा। ठीक है, प्राइस कंडीशन, प्राइस कंडीशन क्या हो गया, मैंने क्या किया, मान लीजिए स्टॉक चल रहा है 101 रुपए पे, मैंने प्राइस लगा दिया 100 रुपीज, तो वो जब तक 100 नहीं आएगा तब तक मेरा बाई नहीं होगा। ठीक है, तो उस तरीके से ये हो गया। और उसके बाद इस सबके कॉम्बिनेशंस बनते हैं एंड वो फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है उसको, यूजर को। अभी टाइम कंडीशन में डे ऑर्डर ही बता रहे हैं, डे ऑर्डर मतलब वैलिड थ्रू द डे। इमीडिएट और कैंसिल मतलब आपने इमीडिएट दिया और उसके बाद अगर नहीं एग्जीक्यूट हुआ तो कैंसिल कर देंगे। लिमिट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर इन द सेंस जैसे मैंने बताया कि 101 रुपए चल रहा है बट मैंने बाई प्राइस 101 लाख नहीं लगा के 100 लगा दिया। अब 100 लगाया मैंने जैसे ही, तो वो क्या हो रहा है, वो अगर प्राइस एग्जीक्यूट जब तक 100 पे नहीं आएगा तब तक मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसके बाद मार्केट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर क्या हो गया, 101 चल रहा है मैंने सीधा बाई मार दिया, वो 101 पे बाई हो जाएगा। स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या हो गया, मान लीजिए मैंने 100 में खरीद के रखा है बट मैं एक लिमिटेड लॉस ही ले सकता हूँ, उससे ज्यादा लॉस मैं नहीं ले सकता। तो मैं क्या करता हूँ, स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा देता हूँ 98 का। जैसे ही 98 आया मेरा ट्रेड एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, अब ऑर्डर मैचिंग रूल्स देखिए। ऑर्डर मैचिंग रूल्स बेसिकली हमने पहले भी डिस्कस किया है, बेस्ट बाय बेस्ट सेल चलता है, दो जब मैच कर जाते हैं तो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, अच्छा उसमें भी कैसा है
मान लीजिए एक 100 रुपीज पे ही 10 लोगों ने ऑर्डर लगा के रखा है, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट लॉजिक चलता है। जो ऑर्डर मैंने पहले लगाया, ठीक है, तो वो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे को मिलेगा। अगर बट मैंने उसको मॉडिफाई कर दिया या फिर कुछ चेंजेस वगैरह कर दिए, तो मेरा ऑर्डर फिर बाद के सीक्वेंस में आ जाएगा, एंड मेरे से ऊपर जो था, जस्ट नीचे जो था, वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से होता है। प्राइस बैंड क्या हो गया? देखिए, प्राइस बैंड डेरिवेटिव सेगमेंट में नहीं होता है। ठीक है, इंडेक्स के लिए 10% का रेंज दिया गया है, एंड 10% के बाद हॉल्ट लिया जाता है। तो ये लोग कैसा लॉजिक है कि देखिए, अगर एफएनओ स्टॉक है तो 60% भी बढ़ सकता है, 60% भी गिर सकता है। ठीक है, लेकिन 10% पे हॉल्ट रहेगा। 10% गया, थोड़ा देर के लिए पॉज किया जाएगा उसकी ट्रेडिंग को, फिर 10% का लिमिट खोला जाएगा। अगर वो 20% भी क्रॉस हो गया तो फिर उसका लिमिट थोड़ा सा खुला जाएगा, उस तरीके से। ठीक है, इन उसके बाद ट्रेडर्स वर्क स्टेशन। इसमें ट्रेडर्स वर्क स्टेशन बेसिकली आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, ट्रेडर्स वर्क स्टेशन करके आपको मिल जाएगा। बेसिकली कुछ नहीं होता, टर्मिनल जो होता है ना, रेड ग्रीन ब्लू स्क्रीन जो दिखती है ना, वही होता है ट्रेडर्स वर्क स्टेशन। ठीक है, रुकिए मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको दिखाई देता हूँ। ठीक है, देखिए, ये जो स्क्रीन दिखाई दे रही है ना, इसी को बोलते हैं ट्रेडर्स वर्क स्टेशन। ये देखिए, ये जो स्क्रीन दिख रही है ना, यही है ट्रेडर्स वर्क स्टेशन। यहाँ पे चार्ट्स बने होंगे, यहाँ ड्राइंग बनी होगी, यहाँ बाई सेल आप कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं ट्रेडर्स वर्क स्टेशन। ठीक है, उसके इसमें ये सब चीजें रहेंगी, ऑर्डर विंडो, ट्रेड विंडो, सिस्टम मैसेज सब रहेगा वहाँ पे। अब प्लेसिंग ऑर्डर ऑन ट्रेडिंग सिस्टम, जैसे ही ये देखा जा रहा है, तो उसमें कैसा है कि मान लीजिए अगर आप ऐप से करते हैं, तो टर्मिनल क्लाइंट के कोड में जो आपका क्लाइंट कोड होगा, एक कोड आपको दिया जाता है, हर ब्रोकर एक कोड आपको देगा। अगर आप क्लाइंट की तरह जाओगे तो उस कोड में वो ऑर्डर पंच होगा। एंड प्रो क्या हो गया? प्रो हो गया मतलब ब्रोकर अपना खुद का ट्रेड अगर कर रहा है। मान लीजिए मैं एक ब्रोकर हूं, ठीक है, और मैं अपना खुद का ट्रेड कर रहा हूं, तो वो हो गया प्रो ट्रेडिंग। ठीक है, उसके बाद क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं? तो इंडेक्स बेस्ड फ्यूचर्स, इंडेक्स बेस्ड ऑप्शन, जिसको निफ्टी, बैंक निफ्टी भी अपने बोलते हैं। फिर निफ्टी में भी ट्रेडिंग होती है, इंडिविजुअल स्टॉक फ्यूचर्स, इंडिविजुअल स्टॉक ऑप्शन। अब जैसे मान लीजिए एसबीआई है, तो एसबीआई का फ्यूचर भी ट्रेड होता है, एसबीआई का ऑप्शन भी ट्रेड होता है। ठीक है, तो कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, उसके बाद वो स्टॉक सिलेक्ट होते हैं, वो हम अभी आएंगे डिस्कशन में। अभी देखिए, सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर स्टॉक्स फॉर ट्रेडिंग। ठीक है, अब इसमें देखिए, इन लोगों ने ना सिलेक्शन क्राइटेरिया नीचे लिख के रखा है। ठीक है, वो ऊपर आप ये सब लेकिन पढ़ लीजिएगा, लेकिन उसमें कोई काम का चीज था नहीं। ठीक है, एलिजिबिलिटी फॉर स्टॉक सिलेक्शन। अब क्या एलिजिबिलिटी है? द स्टॉक शैल बी चूजन अमॉन्ग टॉप 500 स्टॉक्स इन टर्म्स ऑफ एवरेज डेली मार्केट कैपिटलाइजेशन, एवरेज डेली ट्रेडेड वैल्यू इन प्रीवियस 6 मंथ्स ऑन रोलिंग बेसिस। मतलब लास्ट 6 मंथ में जो भी टॉप 500 स्टॉक्स होंगे जिनका एवरेज डेली मार्केट कैपिटलाइजेशन और एवरेज डेली ट्रेडेड वैल्यू ज्यादा होगा, वो 500 स्टॉक में से स्टॉक्स मीडियम क्वार्टर सिग्मा साइज ओवर लास्ट ऑन रोलिंग बेसिस शैल नॉट बी लेस देन 25 लाख। यानी कि ऑर्डर दिन भर में कम से कम 25 लाख का होता हो लास्ट 6 महीने में। ठीक है, मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट शैल नॉट बी लेस देन 500 करोड़ ऑन रोलिंग बेसिस। यानी कि अगर उसको आप ट्रेडिंग में डालते हो तो कम से कम 500 करोड़ रुपए के उसके स्टॉक्स एक्टिव ट्रेडिंग में होने चाहिए। एवरेज डेली डिलीवरी वॉल्यूम इन कैश सेगमेंट इज नॉट लेस देन ₹10 करोड़ ऑन द प्रीवियस 6 मंथ ऑन रोलिंग बेसिस। ठीक है, तो एवरेज डेली मान लीजिए किसी दिन 2 करोड़ की भी डिलीवरी हुई, किसी दिन 20 करोड़ की भी डिलीवरी हुई, ये लास्ट 6 महीने में कम से कम 10 करोड़ रुपया होना चाहिए, तभी आप उसको एफएनओ में ले पाओगे। तो ये चारों क्राइटेरिया ध्यान रखिएगा, सारे फुलफिल होंगे तो ही वो सिलेक्ट होगा स्टॉक। ठीक है, एंड कोई ऑलरेडी एक स्टॉक है जो उसका क्राइटेरिया नहीं फुलफिल कर पा रहा है, तो नेक्स्ट मंथ से वो एफएनओ ट्रेडिंग से बाहर हो जाएगा। ठीक है, जनरली ऐसा होता नहीं, बहुत रेयर है, साल में 1 या 2 स्टॉक ही ऐसे बाहर होते हैं, मैक्सिमम खाली ऐड होते जाते हैं। ठीक है, एंड उसको री इंट्रोड्यूस कब कर सकेंगे? जब वो क्राइटेरिया मीट कर पाएगा। ठीक है, अब सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर इंडेक्स फॉर ट्रेडिंग। देखिए, इंडेक्सेस ना हर एक्सचेंज बहुत सारे बना के रखता है। अगर आप देखोगे तो एनएससी पे हर सेक्टर का एक इंडेक्स है, बट ट्रेडिंग निफ्टी में होती है, बैंक निफ्टी में होती है, फिन निफ्टी में होती है। क्यों होती है?
रूल क्या है कि उसके जो कंस्टिट्यूएंट हैं जिनका एटलीस्ट 80% वेटेज है, ठीक है, उस वो एफएनओ स्टॉक्स होने चाहिए। तो बैंकिंग में 80% स्टॉक्स एफएनओ स्टॉक्स हैं। अगर निफ्टी की बात करें तो ऑलमोस्ट सारे के सारे स्टॉक, रहता सारे ही स्टॉक आपके एफएनओ स्टॉक्स हैं, ठीक है। और जो कोई भी इनएलिजिबल स्टॉक है, मान लीजिए आप छोटा सा बहुत स्टॉक है जिसका कोई वॉल्यूम ही नहीं है, वो 5% से ज्यादा उस इंडेक्स की वैल्यू में नहीं होना चाहिए। यानी कि उसका एक पर्टिकुलर स्टॉक अगर ऐसा है जिस जो एफएनओ में नहीं है बट वो इंडेक्स में 5% ज्यादा वेटेज रखता है तो उसको आप नहीं लोगे, ठीक है। तो इसलिए उस हिसाब से इंडेक्स सिलेक्ट होता है। आज के डेट में निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी, तीन ही इंडेक्स में एफएनओ अलाउड है, ठीक है। अब उसमें ये क्या नाम है इसका, अब इसके बाद रूल्स क्या है, देखिए पोजीशन साइज की लिमिट क्या है, 15% ऑफ द ट्रेडिंग मेंबर एक्टिव इन ऑल डेरिवेटिव सेगमेंट whichever is lower should have traded any derivative contract on index being reviewed each one for the review period। मान लीजिए आपने इंडेक्स तो बना दिया बट एटलीस्ट 15% ऑफ द मेंबर्स या 20 मेंबर्स ट्रेड कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि सिर्फ दो लोग मिलकर चला रहे हैं, तो वो मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। एटलीस्ट 20 मेंबर्स या 15% मेंबर्स विच एवर इज लोअर ट्रेड करते हो तो ही आप उसको अलाउ कर पाओगे, ठीक है। मेंबर्स यहाँ पे क्या हुए, ट्रेडिंग मेंबर्स जो हम डिस्कस कर रहे थे ऊपर। ट्रेडिंग ऑन मिनिमम 75% ऑफ द ट्रेडिंग डेज ड्यूरिंग द रिव्यू पीरियड, यानी कि जो भी प्रोडक्ट है उसमें एटलीस्ट 75% ऑफ द डेज ट्रेडिंग होनी चाहिए। ऑल्दो ये चीज अब तो सारे में ही होती है। एवरेज डेली टर्नओवर शुड बी 10 करोड़, ठीक है। तो 10 करोड़ का ट्रेडिंग भी होना चाहिए, 4 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट भी होना चाहिए। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। Once an index is excluded from derivative list, it shall not be considered for re-inclusion for a period of at least 6 months। मतलब एक बार अगर आप बाहर हट गए तो 6 महीने तक आप एलिजिबल नहीं हो दोबारा आने के लिए, और आने के लिए भी सेबी अप्रूवल आपको लगेगा, ठीक है। उसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेट एक्शन, द बेसिस ऑफ एनी एडजस्टमेंट शैल बी द वैल्यू ऑफ पोजीशन, ठीक है। तो अब देखो आप मान लो कोई बड़ा मेजर इवेंट होता है, कोई स्टॉक स्प्लिट ही आ रहा है, अब उसके बाद अगर स्प्लिट होना है और आपका स्ट्राइक प्राइस तो पुराने प्राइस के हिसाब से था तो उसको एडजस्ट करना पड़ता है। वो एडजस्ट कैसे होगा, ये सब मल्टीप्लायर्स वगैरह के फॉर्मूला दिए होंगे, ठीक है। अब बोनस का करने का, राइट करने का, सबका अपना अपना तरीका है। बोनस, स्टॉक स्प्लिट एंड कंसोलिडेशन, ठीक है। अगर रेशियो मान लीजिए A:B है, ठीक है, तो एडजस्टमेंट फैक्टर क्या लगेगा, A+B डिवाइडेड बाई B। इस हिसाब से आपके सारे मल्टीप्लायर्स आपको एडजस्ट करने होंगे। स्टॉक स्प्लिट में 1:A:B है, तो जैसे मैंने बोला 5:1 का स्प्लिट हुआ तो एडजस्टमेंट फैक्टर भी 5 का होगा। मतलब अगर सारे स्ट्राइक प्राइसेस को आप 5 से एडजस्ट कर दोगे या फिर आपकी डेरिवेटिव को भी आप उसी हिसाब से डिवाइड करोगे। राइट्स में अगेन राइट्स टू सब्सक्राइब जितना होगा उतना ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। डिविडेंड्स, देखिए डिविडेंड का कैसा है कि अगर मान लीजिए शेयर 100 रुपए का है एंड डिविडेंड 5 से कम है तो कोई एडजस्टमेंट नहीं चाहिए। 5 से ज्यादा है तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रीट करना पड़ेगा एंड एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मर्जर डीमर्जर का जैसा अनाउंसमेंट आता है, ठीक है, जिस दिन अनाउंस हो जाता है उस दिन अगर कंपनी बंद हो रही है तो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट उसका नहीं होगा, और जो अनएक्सपायर्ड कॉन्ट्रैक्ट है उसको स्क्वायर ऑफ कर दिया जाएगा डेट ऑफ ये आपका जिस दिन डेट ऑफ ऑर्डर होगा, जिस दिन रिकॉर्ड डेट होगा मर्जर डीमर्जर का, वो आपका लिमिट हो जाएगा, ठीक है। अब ट्रेड पोजीशन लिमिट्स, ठीक है, ट्रेडिंग मेंबर वाइज पोजीशन लिमिट इंडेक्स फ्यूचर में 500 करोड़ और 15% विच एवर इज हायर। यानी कि अगर टोटल ओपन इंटरेस्ट 10,000 करोड़ का है तो 1500 करोड़ या 500 करोड़, दैट इज द मैक्सिमम पोजीशन वन सिंगल मेंबर कैन हैव। मतलब कि एक मेंबर 15% ज्यादा ओपन इंटरेस्ट का पार्ट नहीं हो सकता, और एल्स वो मैनिपुलेशन कर सकता है, उसको ऑप्शन मिल जाएगा। तो इसलिए 15% का लिमिट लगा दिया गया है। इंडेक्स ऑप्शन में भी सेम चीज है, 15% ज्यादा आप नहीं ले सकते हो हर स्ट्राइक प्राइस पे सेपरेटली, ठीक है। इंडिविजुअल सिक्योरिटीज में 20%, ठीक है। तो इंडेक्स में हमें क्लियर ध्यान रखना है 15%, इंडिविजुअल स्टॉक्स में 20%। क्लाइंट लेवल लिमिट क्या है, देखिए 1% ऑफ द फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन और 5% ऑफ द ओपन इंटरेस्ट इन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। दोनों में से जो भी हायर हो उससे ज्यादा फ्री फ्लो मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब मान लीजिए 10,000 करोड़ के स्टॉक का मार्केट कैप है, ठीक है, उसमें फ्री फ्लोट 2,000 करोड़ ही है, तो 2,000 करोड़ का 1%,
या 5% ऑफ टोटल ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट मान लीजिए 1500 करोड़ का है, तो 5% आपका कितना आएगा, 7.5% आएगा। एंड फ्री मतलब वही 75 करोड़ आएगा। एंड फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन 20 करोड़ आ रहा है। तो जो ज्यादा है 75 करोड़ से यहाँ ज्यादा हो रहा है, तो 75 करोड़ से ज्यादा आप एक क्लाइंट पोजीशन नहीं ले सकता, ठीक है। और ये क्लाइंट लेवल हर सिक्योरिटी में रहेगा। और क्या नाम है इसका, इफ एनी पर्सन, तो कोई भी पर्सन के अगर 15% से ज्यादा का ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है, तो उसको एक्सचेंज को बताना पड़ेगा इन द सेंस कि मान लीजिए मैंने एक ब्रोकर के पास 5% लेके रखा है, दूसरे ब्रोकर के पास 5% लेके रखा है, तो एक्सचेंजेस मॉनिटर करते हैं उसको एंड चेक करते हैं कि टोटल कितना परसेंटेज हो रहा है इसका, एंड उसको भी 15% ज्यादा वो नहीं जाने देते हैं, ठीक है। मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट हमने 20% डिस्कस कर लिया, क्लियर है, 20% ऑफ द इंडिविजुअल सिक्योरिटीज, ठीक है, जो भी फ्री फ्लोट हो रहा है उसका। तो ये भी ध्यान रखना है 20% टोटल मार्केट कैप का नहीं, फ्री फ्लोट का, ठीक है। और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ना सारे स्टॉक प्राइस वो बताते रहेंगे कि कितना मैक्सिमम लिमिट रहेगा, ठीक है। एंड जैसे ही मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट 60% क्रॉस होने लगता है ना, तो ट्रेडिंग सिस्टम्स अलर्ट देने लगते हैं। एंड 95% जाने के बाद नया फ्रेश पोजीशन नहीं बनाने दिया जाता है, ठीक है, जब तक 80% के नीचे ना आ जाए, ठीक है। तब आप लोग को एक टर्मिनोलॉजी जब आप ट्रेडिंग में आओगे तो आपको सुनने मिलेगा कि स्टॉक बैन में चला गया, स्टॉक बैन में चला गया। वो स्टॉक बैन यही होता है, 95% से पोजीशन लिमिट ज्यादा अगर हो गई तो स्टॉक बैन में चला जाता है, उसमें फ्रेश पोजीशन नहीं बन पाते हैं, ठीक है। अब ये न्यूज़पेपर ट्रैकिंग पढ़ लीजिएगा, इसमें मेरे बताने लायक कुछ है नहीं, ठीक है। अच्छा, अब पॉजिटिव ट्रेंड, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट टॉप गेनर्स ऑफ द फ्यूचर मार्केट पोजीशन, ये भी पढ़ लीजिएगा, इसमें मेरे बताने का कुछ है नहीं, ठीक है। पुट कॉल रेशियो वगैरह ये सब कुछ मेरे बताने का है नहीं। अब ये नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है।